ठीक। इंटीग्रेशन के सवाल है ना, तो बताइए एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना। तो तरीका ये है कि पावर में 1 ऐड करते हैं और फिर उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो बताओ 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, हो गया। और प्लस लिखा जाता है सी। क्यों लिखा जाता है ये आपको पता है। इस केस में बताइए क्या होगा। 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कांस्टेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो 2 को हम यूं ही छाप देंगे, तो अंदर में खाली x इंटू डी एक्स ही ना बचेगा। अरे बोलिए ना, 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आप इसको बाहर निकाल दीजिए। तो बताइए यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, फिर उसी पावर से डिवाइड भी करना है। तो ये 2 तो खैर पहले से है, यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 ऐड करोगे ना, तो x टू दी पावर 2 होगा, और फिर इसी पावर से डिवाइड कर देना और प्लस लिख देना क्या, c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड योर फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए इसमें क्या करेंगे, हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा, क्योंकि पावर में 1 ऐड करना होता है और उसी पावर से डिवाइड करना होता है। माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, तो पावर में 1 ऐड करने का मतलब हुआ 1 में 1 ऐड करना है, तो 1 में 1 ऐड करोगे 2 आएगा, और फिर इसी पावर से डिवाइड करोगे, प्लस है तो प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो देखो क्या है कि यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, हाँ माने 2 के बगल में जो x है उसका पावर 1 है। यहाँ x का पावर हमको दिख ही नहीं रहा है, तो हम अपने से मान लेंगे कि यहाँ x का पावर क्या छुपा हुआ है, 0, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का पावर 0 जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो क्या इस 1 को हम x टू दी पावर 0 मान सकते हैं। तो मिला जुला के ये कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ है x का पावर क्या, 0। तरीका ये है कि पावर में 1 ऐड करना है, तो अगर आप इस 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। बोलो, तो पावर वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर इसी पावर से डिवाइड करना है, तो डिवीजन में भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मिला जुला के इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, x हो जाएगा। और ये तो मैंने कहा है कि इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा उसको आप इस वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जा, यानी 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स कितना होगा, x ही रह जाएगा। अगर यहाँ 4 होता तो 4 इंटू एक्स क्या लिखते हैं, 4x लिखते हैं, क्लियर है। लेकिन इंटीग्रेशन जब तक इंटीग्रेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप प्लस सी ना लिख दे, है कि नहीं। तो ये सब हो गया होगा ना, आपने ट्राई किया होगा तो ऑब्वियसली हुआ ही होगा, नहीं किए होगे तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन में मुंह जबानी बता सकता हूँ, -1/x आएगा। तुमको क्या लग रहा है, हमको याद है क्या इसका इंटीग्रेशन, याद था, तब मैंने इसको देखते कैसे बता दिया कि इसका इंटीग्रेशन -1/x आएगा, कैसे बता दिया मैंने, आप अंतर्यामी हैं, कैसे बताया। तुम्हारा एटीएम का है क्या है, कौन सी का दुकान है, कपड़ा का है, तो देखे कि तुम एटीएम के दुकान में ताला लगा रहा था। वो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा है, तो तुम जब है, मैंने एटीएम तुम्हारा अपना है, मतलब दुकान तुम्हारा अपना है, उसमें एटीएम किसी और का है ना। अरे बैठो यार, तुम मतलब कौन से बैंक का है, ठीक है तब रहने दो। हम मैंने बताओ कैसे बता दिया कि इसका इंटीग्रेशन -1/x होगा, कैसे बता दिया बताओ। एक आदमी हाथ उठा के बताओ ना यार, ऐसे थोड़े समझ में आएगा हैं। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं इसको ऊपर लेके गया, x का पावर -2 किया, फिर उसमें 1 ऐड किया, फिर उसी पावर से डिवाइड किया, और इतना मैंने सोच लिया इतना देख के।
तुम लोग मजेदार आदमी नहीं है। देखो सुनो, मुझको एक चीज याद है, और वो जो चीज मुझको याद है वो यहाँ भी लिखा हुआ है। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? -1/x होगा। मुझको ऐसे पता है, ठीक है। चलिए इसको लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस x² को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x⁻² -2। अब इंटीग्रेशन का तरीका ये है कि आप पावर में 1 ऐड करिए और उसी पावर से डिवाइड करिए। तो आप बताइए, आप पावर में 1 ऐड करेंगे का मतलब हुआ -2 में ना 1 ऐड करेंगे, और फिर इसी पावर से आपको डिवाइड भी करना है और प्लस लिखना है क्या? c। प्लस क्या लिखना है? अरे बोलिए ना, प्लस आपको c लिखना है। अब आप बताइए कि यहाँ x का पावर क्या -1 आ गया, और नीचे में भी क्या -1 आ गया? अरे बोलिए ना, और प्लस c है। चलिए ये माइनस साइन को हम ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा -x⁻1 प्लस क्या? c। अच्छा एक और बात है, आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आंसर गलत थोड़े है, लेकिन हम चाहें तो इस x⁻1 को नीचे लेके आ सकते हैं एंड देन इट विल बिकम -1/x। मतलब ये माइनस तो पहले से था। अरे यार, ये जब नीचे आएगा तो जब भी चीजें नीचे से ऊपर जाएं चाहे ऊपर से नीचे आए, पावर का साइन बदल जाता है। जैसे जब ये नीचे हुआ करता था तो पावर पॉजिटिव था, ऊपर जाते ही पावर नेगेटिव हो गया। ठीक उसी तरीके से जब ये ऊपर हुआ करता था तो पावर नेगेटिव था, ये जब नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा +1। और 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो मिला जुला के योर आंसर इज -1/x एंड प्लस c तो खैर लिख दिया जाता है। तो बोलिए, जो मैंने मुंह जबानी बता दिया था क्या वो गलत था? मैंने कहा कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा, क्या नहीं आ गया? सही है। चलिए ठीक है, बताइए इसमें क्या किया जाए? क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए, माइनस साइन और इस 3 को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये लोग क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और x⁴ जब ऊपर जाएगा इट विल बिकम x⁻ कितना? नहीं बोल रहे हो? हाँ -4, और बगल में dx है तो लिख दो। इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है कि पहले तो जो कांस्टेंट है उसको तो आप छाप लीजिए बाबू, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो x⁻⁻4 में 1 ऐड करो और फिर इसी पावर से कर लो डिवाइड। अरे बोलो ना, और प्लस लिख दो क्या? c -3 x⁻³ और डिवाइडेड बाई -3। अच्छा तो -3 से -3 खत्म हो गया एंड आंसर इज कितना? x⁻³ प्लस c। अच्छा हम अगर चाहें तो इसको ऊपर से नीचे ला सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, अंश से हर में ला सकते हैं। तो बताइए ये क्या बन जाएगा इन दैट केस? 1/x³ एंड प्लस c। हो गया था ना? चलिए ठीक है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस 2 का क्या करें? 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 का इंटीग्रेशन, मैंने क्या बोला, अगर कोई अकेला कांस्टेंट मिल जाए तो उस अकेले कांस्टेंट को इससे ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 2 × x। सही है, माइनस है तो माइनस दीजिए, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/x। पता ना तुमको समझ में आया कि ना? एकदम नहीं समझ में आया होगा, झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ सॉरी, हाँ बोलो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5/x, ये तुमको नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया? तुमको नहीं समझ में आया? वो लड़का जो रेड कलर का शर्ट पहना है, नहीं ना समझ में आया? नहीं, झूठ बोल रहा है? हैं? कौन से वाले फॉर्मूले पे? क्या बात है, ठीक है बैठो। अच्छा ये मैंने कैसे किया आप समझा सकते हैं? ठीक है, गुड गुड। ताली बजाने का मन कर रहा है? ठीक है बजाइए। हो गया, रहने दीजिए, ठीक है।
ऐसा नहीं है, कभी कभी अंदर का जो कैरेक्टर है ना वो आदमी कितनी देर तक बर्दाश्त करके बैठेगा, कभी कभी तो वो बाहर आना चाहता है। ठीक है, हाँ देखिए इधर देखिए, 2 का, थोड़ा शांत रह जाइए, 2 का तो खैर वो तो समझ में आ गया ना, 2x है। अब देखो ठीक है, -5 को तो यूं ही हमको छापना था एक्चुअली, और इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाके x का पावर -2 करना था, फिर पावर में 1, वो सब तो ठीक था। लेकिन मेरी निगाह गई कि यहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है -1/x। अरे 5 तो ऐसा ही रहेगा, 5 के अलावा क्या लिखा है, -1/x²। तब तक ख्याल आया कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता था -1/x², तो -1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x। तो 5 को तुम रहने दो और -1/x² के इंटीग्रेशन की जगह पे लिख दो 1/x, तो डायरेक्ट आ जाएगा 5/x, है कि नहीं। देखिए हमको मेथड्स के अलावा थोड़ा सा स्मार्टनेस भी तो दिखाना है। अब मान लीजिए कि जो चीज हमको देख के समझ में आ जा रहा है, उसके लिए काहे के लिए हम बिना मतलब का टाइम वेस्ट करेंगे। अदरवाइज क्या, अगर आपको इसको सॉल्व करना होता तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता। ठीक है, तो 2x प्लस 5/x प्लस कितना, C विल बी द आंसर। ठीक है, हाँ इसके बारे में बताइए। तो क्या किया जाए, सबसे पहले ये 3/2 जो है बाबू वो तो बाहर ना निकल जाएगा, और रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, ये सबको पता होना चाहिए। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अच्छा, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले 3/2 को तो छाप देंगे, बोलो बच्चों, और उसके बाद हम पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 1/2 में 1 ऐड करिए और फिर आप इसी पावर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, 1/2 प्लस 1, ये ना करोगे और तुम लिखोगे प्लस क्या बच्चों, C। तो ये 3/2 छाप दो, और x टू द पावर 3/2 प्लस 1 3/2 ही ना होगा, और ये भी होगा 3/, अरे यार ये तो 3/2 से 3/2 कट जाएगा, और आंसर आपका सिर्फ कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 प्लस C। अब इसमें भी मान लीजिए आपको कुछ और करने का मन करे, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं x³ टू द पावर 1/2 प्लस C। बोलो जल्दी, ये समझ में आया कि नहीं। और ये पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं √x³ प्लस C। पता नहीं ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया, चलिए ठीक है, तो ऐसा है कुछ। अब देखिए इसको इसको अच्छा यहाँ 3 दिया हुआ है, इस 3 तुम समझ रहे हो दिया क्या हुआ है, ये तुमको ऐसा नहीं ना लग रहा है कि 3 का क्यूब है, ये क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है। हुआ है सॉल्व, कितने लोगों से हो गया है, क्या कौन है, ट्राई की लेकिन बना नहीं, अच्छा ये बात है। पहले तो ये बताओ कि इसमें कुछ कांस्टेंट है क्या, इसमें कुछ कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। ये तो तुमसे बाहर निकल गया था, 1/3 बाहर निकल गया था, चलो ठीक है। अब ये क्यूब रूट ऑफ x है, तो इसको तुम क्या लिख सकती हो, x टू द पावर, ये नहीं पता है, ये nth रूट ऑफ x का मतलब x टू द पावर 1/n होता है, तो क्यूब रूट ऑफ x का मतलब x टू द पावर 1/3 होगा। ये नहीं समझ में आया था, इवी आ गया था, अच्छा मतलब इसके आगे नहीं बना था। देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इस नीचे वाले को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बाकी जो आपका 1/3 है छाप दीजिए। आप चलिए उसको ऊपर लेके जाइए, तो ये बनेगा x टू द पावर माइनस, ये हो गया था, नीचे से ऊपर नहीं गया था ना, ठीक है कोई बात नहीं है। चलो अब बताओ, अब क्या करें, 1/3 को छाप दें और पावर में 1 ऐड करके हम उसी पावर से डिवाइड करेंगे,
अब प्लस क्या लिखेंगे, सी। ये तुमको आया समझ में? चलिए ठीक है, तो 1/3 और बाबू ये x टू दी पावर -2/3 होगा ना। ये जोड़ घटाव आता है रे तुमको? चलो ठीक है, तो -2/3 और डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा -2/3 या प्लस क्या, सी। अब पता ना तुमको ये सब इतना आता है कि नहीं कि ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और इस ये आता है। ये -1/3 या +1 जो होता है, ये +2/3 ना होता है। तो कौन पागल आदमी -2/3 लिख दिया? मार डालेंगे। तुम लोग बोला था -2/3 तो मैंने लिखा है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग भरोसा के लायक नहीं है। तुम लोग भरोसा के लायक एकदम नहीं है। तुम लोग धोखा देने वाला इंसान है। मेरे जैसा सीधा साधा आदमी फंस जाएगा। हाँ देखो, मैं कह रहा हूं कि -1/3 +1 जो होगा तो 3 इधर जाएगा, तो 3 - 1 2 ना होगा तब, तो ये 2/3 होगा। ठीक है, अभी क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा, आप चाहें तो इसको 1/2 अलग से करके और x टू दी पावर कितना 2/3 और प्लस सी भी लिख सकते हैं। अच्छा है, आप चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं। इसको आप x² का पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या? मैंने 2 और 1/3 को अलग अलग कर दिया, और पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ना होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ क्या, x² प्लस सी, हाफ इंटू क्यूब रूट ऑफ x² प्लस सी। ये मैं इसलिए तुमको सिखा रहा हूं कि मैं पक्का जब टेस्ट लूंगा ना, और जब मैं इंटीग्रेशन दूंगा, तो तुम यहां तक ला लोगे, यहां तक तो ला लोगे, अरे यहां तक तो ला ही लोगे, लेकिन तुम खोजोगे तो ये ऑप्शन ही तुमको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ऑप्शन इस फॉर्म में दिया रहे, तो तुमको इसको इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। तुमको पता चलना चाहिए कि हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 × 1/3, और 1/3 का मतलब कुछ और नहीं, क्यूब रूट होता है। पावर के 1/3 होने का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। बोलो, चलो ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका इंटीग्रेशन छूटा हुआ है? नहीं नहीं, जो आज कल से आ रहा होगा, जो नया होगा, उस सब का तो छूटा ही होगा। अच्छा, आप लोग का छूटा हुआ, तो आप लोगों को तो ये तो बहुत ऊपर से जा रहा होगा। नहीं जा रहा है, मतलब आप लोग का स्थिति तो ऐसा होगा। एक 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 मीम था जिसमें बता रहा था कि एक आदमी यहाँ है, ठीक है, इधर से हुआ क्या है कि इधर से आया है केमिस्ट्री, आया है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री यहाँ से चला गया है। फिर मैथ आया है, मैथ आया है, तो मैथ जो है वो यहाँ से चला गया है, समझ रहे हो। और फिर फिजिक्स वाला आया है, तो वो इधर रन न तो बायो, सही है। तो ये वाला स्थिति नहीं ना तुम लोगों का। हाँ, जो लोग जिनका पूरा छूटा है उनका तो यही वाला ना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये सब तो क्लियर है। चलिए, अभी है 3 sin x dx है, तो बाबू 3 पार्टिसिपेट, और अंदर में क्या बचा, और इसका तो फॉर्मूला होता है ना, sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos x होता है। सही बोल रहे हो? कैसे सही बोल रहे हो बताओ? तो साइन और कॉस में ट्रिक ये है कि साइन और कॉस में जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है ना, उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है। ये ट्रिक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद है, कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x होगा। एकदम सही बोला तुमने। तो ये 3 - cos x प्लस सी। अच्छा, ये सही लिखा है कि कुछ ब्लंडर हो गया है? ब्लंडर ये हो गया है कि हमको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि ये 3 और ये आपस में मल्टीप्लाइड है। अदरवाइज लग रहा था 3 में से इसको घटा दिया गया है। हाँ, तो माइनस, ये ब्रैकेट साइन को नहीं छोड़ना है। तो -3 cos x प्लस सी। ये कह रहा है sec² x/2 × dx। तो सबसे पहले क्या हम 1/2 को बाहर निकाल लें? कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, उसको अंदर रखने का कोई तुक नहीं है। और अंदर में बचा क्या, sec² x × dx। तो सुनो ना, sec² x का डिफरेंस, एक मिनट, sec² x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये जानने के लिए हम ये देखेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन sec² x होता है।
किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है जी? tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x होगा। तो ठीक है, चलिए 1/2 को छाप डालिए और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan है और प्लस लिख दीजिए c। इज इट क्लियर? चलिए ओए हेलो, अरे पागल साहब, सिर्फ साइन और कॉस में वो हम देखते हैं, वो ट्रिक था एक्चुअली कि साइन और कॉस में जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है उसका इंटीग्रेशन, बाकी सबके लिए वो फॉर्मूला को पलटेंगे हम लोग, माइनस आएगा। जब tan x का, एक मिनट रुको, इधर देखो, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा tan x होगा। हाँ इधर देखिए, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, ऐसा होगा। ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा। चलिए क्या किया जाए, 4 को बाहर निकाला जाए, अंदर में सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू क्या dx है। अच्छा, इसमें कौन है जिसने एक लेक्चर भी इंटीग्रेशन का नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हल्का सा? कुछ नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, तो आप लोग बस इतना समझिए ना कि बरसात का मौसम शुरू हो गया ना, तो ये सब सांप निकल रहा है सब। ठीक है, हाँ 4 का क्या करें, 4 को छोड़ दें ऐसे ही, और देखेंगे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका मतलब हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना बताओ, सेक एक्स और प्लस सी हो जाएगा। बोलो बाबू, यार है समझ में? तुम लोग ट्राई करके आया था ना, चलो ठीक है। हाँ ये क्या करे, इसका क्या करे, 1/3 तो खैर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, 1/x इंटू dx होगा। बोलो कितना होगा ये? तो 1/x का इंटीग्रेशन जानना है, तो पता करेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था। तो सुनिएगा, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसका मतलब हुआ 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x। तो 1/3 तो ऐसा ही रहेगा, इंटीग्रेशन होगा ln x और प्लस हो जाएगा c। सब फॉर्मूला पुटिंग है, कुछ नहीं था इन सब में। चलिए अगला कहता है, रेडियस r एंड हाइट h ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर। यू नो सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर का मतलब हुआ कि जिसका बेस सर्कुलर हो। अरे बोलो ना, हाँ तो ऐसा है। वॉल्यूम कितना है बेचारे का, v है, तो मतलब कह रहा है कि हाइट इसका h है, बेस का रेडियस कितना है r है, और इसका वॉल्यूम है v बाई द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बता दिया है, समझ लो तुमको कितना बकलोल समझता है। पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच दे दिया है। कहता है इफ द हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे पढ़ा है ना रे हम लोगों ने। तो ये चीज हम प्लस के साथ लिखेंगे कि माइनस के साथ, कि क्यों प्लस के साथ, क्योंकि अगर कुछ बढ़ रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है ना, तो हम प्लस साइन के साथ ही रहने देंगे। फिर कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या इंक्रीज वर्ड पहले ही काहे बोल दिया, यहाँ तुम चेंज लिख लेना। क्या लिख लेना बच्चों, जहां भी इंक्रीज लिखा होगा ना वहां पे चेंज कर लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बताना है, यानी आपको कहीं ना कहीं dv/dt बताना है। तो इतना तो खैर समझ में आ ही गया कि हमको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और किसके टर्म में, t के टर्म में। तो लिखेंगे
यहाँ जैसे v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच था ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, या विथ रेस्पेक्ट टू टी, है कि नहीं, टी ही रहने दीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू क्या बच्चों, टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dv बाई dt। अब आप बताइए इनमें से क्या क्या कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। हाँ, बदल रहा है बस क्या, हाइट बदल रहा है, बाकी रेडियस नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि पाई भी कांस्टेंट है, और तो ये दोनों का दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस डिफरेंशिएशन होगा किसका, h का, और h का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dh बाई dt होगा। चलिए dh बाई dt की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, कितनी है, 5 है, तो पाई रखिए, आर स्क्वायर रखिए, और यहाँ क्या रखिए, 5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 पाई आर स्क्वायर, इस रेट से वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, सही है। लेकिन देखिए अगले पार्ट में, फॉर द सेम क्वेश्चन, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी अब ये 5 मीटर पर सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिटन एज dr बाई dt, और चूंकि इंक्रीजिंग है तो ये रेट भी पॉजिटिव ही रहेगा, while हाइट इज कांस्टेंट। अच्छा, इसमें पिछले में लिख दिए थे क्या, ओ इसलिए ना तुम लोग बता दिया था, while रेडियस इज कांस्टेंट लिख दिए थे, तभी ना बता दिया था कि रेडियस कांस्टेंट, ना तो तुम लोग कहिए से इतना होशियार हो गया है। हाँ, हाइट इज कांस्टेंट, हाइट को सेम रखा गया है, बस क्या किया जा रहा है, रेडियस बढ़ाया जा रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कर लीजिए। हालांकि इंक्रीज गलत नहीं था, लेकिन हमको पहले ही कैसे पता है कि बढ़ ही रहा है, हो सकता है कहीं घट रहा हो। हाँ, तो बच्चों बताओ तुमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमको करना होगा ना dv बाई dt। तो अब की बार कौन कौन कांस्टेंट है, पाई और h कांस्टेंट है, समझ रहे हैं, नहीं नहीं सब लोग कहाँ इधर देख रहा है, अब की बार कौन कौन कांस्टेंट है, पाई और h। तो पाई और h को छोड़ दिया जाए, लेकिन डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का तो होगा ना। अब आर स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जाहिर सी बात आप चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल में क्या होगा, पहले पावर को डिफरेंशिएट करिए तो 2r, फिर अंदर जाइएगा तो r मिला, और r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dr बाई dt हो जाएगा। dr बाई dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 5 है, तो बताइए dv बाई dt कितना होगा, तो पाई, हाँ 2 नहीं एक मिनट, अच्छा पहले लिख ही देता हूं, 2 पाई आर एच और इंटू 5 ना है, 5 दूना कितना, 10 पाई आर एच, यानी हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई आर। अच्छा, ये मुझको कैसे पता चला कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि ये चीज प्लस में ना आया है, इसका मतलब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ही है, सही है। लेकिन इसका एक थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तब आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बाबू बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस में कि माइनस में, बोलिए कैसे पता चला प्लस में, बिकॉज हाइट इज इंक्रीजिंग, तो ये प्लस में ही रहेगा, प्लस हालांकि लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। बताइए dr बाई dt कितना दिया हो, ये भी 5 मीटर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, अच्छा माइनस में क्यों, हाँ बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि रेडियस इज डिक्रीजिंग, और जब भी कोई चीज डिक्रीज हो रहा होता है
तो उसका चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है. इट विल बी -5 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यानी हमको निकालना है dv बाई dt कितना होगा. क्या निकालना है? dv बाई dt कितना होगा हमको तो ये निकालना है. ठीक है, सही है. देखो अब जितने लोगों का छूटा हुआ है सब हैं, क्या करें. चलिए वॉल्यूम बताइए कितना? पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर एच. तो हमको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. बोलिए, लिख भी देता हूं. चलिए डिफरेंशिएट क्या? बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या बच्चों? तो v का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dv बाई dt होगा. अब की बार कौन कौन कांस्टेंट है? तो बस पाई ही कांस्टेंट है. अब की बार r और h जो है वो वेरिएबल है. तो बाबू पाई को बाहर रखो, बाकी इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे. अब इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन होगा उसके लिए हमको मल्टीप्लिकेशन रूल ना लगाना होगा. मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस का साइन दो. अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो और पहले वाले को छोड़ दो. तो चलो पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, तो 2r इंटू डी आर बाई डी टी. ओ माई गॉड, क्योंकि आप आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में. हाँ, तो हम चेन रूल यूज करेंगे. पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, तो मिला जुला के वो 2r तो आपको समझ में आया होगा. लेकिन जब अंदर जाएंगे तो r ना मिला, और r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dr बाई dt होता है. अभी मैंने सिर्फ पहले वाले को डिफरेंशिएट किया है, अभी दूसरे वाले को छोड़ना भी तो है. फिर प्लस का साइन दीजिए. अब पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करिए, तो h का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dh बाई dt हो जाएगा. चलिए जो वैल्यूज दी गई हैं उनको पुट की जाए. तो आप बताइए, पाई तो खैर पाई है, 2 तो 2 है, r तो r है, dr बाई dt कितना है? नॉट 5, इट्स -5 एंड प्लस, बोलिए, r स्क्वायर और dh बाई dt कितना है? जस्ट 5 है. कुछ छूट गया ना? अच्छा ये वाला छूट गया था. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया. तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें से अगर हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं. बोलो बाबू, हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन? दोनों में r है और दोनों में 5 है, तो 5r कॉमन निकाल लीजिए. तो 5 पाई r हो गया. तो अभी इसके अंदर में क्या बचेगा? तो 2h बचेगा. और नहीं ये -2h ना है. ठीक है, अब प्लस में क्या बचेगा? बस r बचेगा. अब तुम बताओ कि ये वाली जो चीज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये वाला चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो जल्दी. कितने लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं कि सर ये वाली चीज पॉजिटिव है? कितने लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि सर ये वाली चीज नेगेटिव है? चलिए हाथ गिरा दीजिए. आपसे मैं जानना चाहूंगा, हाँ ये कैसे नेगेटिव है? हैं? कहाँ माइनस में मल्टीप्लाई होगा? अरे ये -2h प्लस r है. अच्छा पहले तो ये बताओ कि 5 कैसा है? पॉजिटिव है. पाई कैसा? किसी भी चीज का रेडियस कैसा है? पॉजिटिव होता है. तो ये वाला चीज तो पॉजिटिव है. पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा डिसाइड करेगा ये टोकरी वाला चीज. अभी टोकरी में नेगेटिव चीज है कि पॉजिटिव चीज? यही तो पूछा जा रहा है. नेगेटिव चीज है टोकरी में, नेगेटिव है. कैसे बोल रहे हो? कितना बैठ जाओ तुम. कितने लोग हमसे हाराबाजी लगाएंगे कि सर ये टोकरी में पड़ी हुई चीज नेगेटिव ही है? कितने लोग लगाएंगे? 50 रुपये का. चलो 50 रुपये का हम लगा. हाथ उठाओ. अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं सब लोगों को 50 रुपया दूंगा. अगर मैं जीतूंगा तो सब लोग हमको देगा और हम लोग उसका पार्टी करेंगे. ठीक है, हाँ हाथ उठाओ. कितने लोग कह रहे हैं टोकरी में पड़ी हुई चीज सर नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है? क्या बात करते हो? यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है? तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कीमत 50 रुपये भी नहीं है. तुम अरे तो कम से कम 7-8-10 आदमी हाथ उठाएगा तब ना कुछ इतना अमाउंट हो पाएगा कि हम लोग ढंग के पार्टी. तो हम लाइच दाना खाएंगे 50 रुपये का. 2 आदमी हाथ उठा रहा है.
इतना तो है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, है कि नहीं? तो हाथ उठाइए। चलिए एक आदमी, ये देखिए बहुत अच्छा लड़का है, खड़े हो जाओ तुम। ये बहुत अच्छा लड़का है। कितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि टोकरी में पड़ी हुई चीज नेगेटिव ही है? तुम भी है? चलो ठीक है। हाँ, अब हमको लग रहा है कि कम से कम हम लोग लड्डू तो खाइए लेंगे। ठीक है, तुम लोग खड़े हो जाओ, तब नहीं तो तुम लोग गाल खेल दोगे बाद में जाके। तुम लोग बोलोगे कि हम लोग नहीं थे। चलो ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे यार, ये तो मजा आ गया। ओए, तुम नहीं, नहीं, अगर आप खड़े होना चाहते तो हो जाइए। कितने लोग कह रहे हैं कि ये नेगेटिव ही होगा? चलिए चलिए ठीक है, इतने लोग हैं, मैं काउंट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 555 रुपये हो गया ना जी। चलो ठीक है। हाँ, कौन इसका लॉजिक देगा कि कैसे ये सिर्फ नेगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा? हैं? बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। हाँ, तुम क्या बोल रहे हैं? रेडियस डिक्रीज कर रहा है और हाइट इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उससे हमको क्या लेना देना? हमको बताना है कि बस ये वाला चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैं कुछ, मतलब हो सकता है तुम अच्छा कुछ समझाना चाह रहे होगे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कि रेडियस डिक्रीज कर रहा है, हाइट इंक्रीज कर रहा है, तो ये चीज नेगेटिव ही होगा? आप समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आप बैठिए। कितने लोग कहते हैं कि टोकरी में पड़ी हुई चीज सिर्फ सर पॉजिटिव ही हो सकता है? कुछ भी हो, ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। कितने लोग ऐसा कहते हैं? बोलिए कि सर कुछ भी हो जाए ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। देखिए आपके मैथ्स का क्या हाल है, यहां से पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ लोग इधर दोनों बोल रहे हैं, इनके साथ तो मैं। कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ये टोकरी में पड़ी हुई चीज सर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है? कितने लोग ये बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। इन लोगों के साथ में, अच्छा पहले तुम लोग हाथ उठा, बाद में मैं बताऊंगा। कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों होना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए इसका मैं सही आंसर बता देता हूं कि टोकरी में पड़ी हुई चीज जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि इस एच और आर की वैल्यू क्या है। अरे यार, अगर मान लो मैंने एच दे दिया 1 मीटर, क्या दे दिया, और मैंने आर दे दिया 75 मीटर, क्या नहीं हो सकता है? क्या एक ऐसा सिलेंडर नहीं हो सकता है जिसका रेडियस हो 75 मीटर? अरे बोलो, हाइट हो 1 मीटर, नहीं हो सकता है? बहुत बड़ा चबूतरा होगा कोई? अरे बोलो जल्दी। अरे हो सकता है, तब थोड़ा कैलकुलेट करो तो ये क्या आएगा? क्या आएगा? -2 इंटू एच की जगह कितना 1, प्लस आर की जगह 75, ये 73 मीटर आ गया। तो प्लस में आया कि माइनस में आया? ये तो प्लस में ना आया। अरे बोलो ना, तो आप लोग हार चुके हैं ना। ये चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने आर की जगह 1 मीटर दे दिया और मैंने एच दे दिया 75 मीटर, मैंने 1 मीटर के रेडियस का है और ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर है। हो सकता है कोई कुतुब मीनार टाइप का चीज होगा? नहीं हो सकता है। उस केस में बताना, तो ये चीज क्या आ रहा है? -2 इंटू कितना, 75 प्लस 1, कितना आ रहा है ये? -150 प्लस 1 कितना, -149। तो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? तो इस केस में नेगेटिव आया। तो आ सकता है पॉजिटिव भी और आ सकता है नेगेटिव भी। आप समझ रहे हैं? कैसे आप लोग कह दे रहे हैं इसको देख के कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव ही होगा? पता है ये किस पर डिपेंड करे? तुम बताओ ना, A-B लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? A-B लिखा है मैंने, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तुम ऐसे ही बोल दोगे कि सर पॉजिटिव आएगा चाहे नेगेटिव आएगा। अरे तुम बोलोगे सर अगर ए बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर बी बड़ा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। अरे बोलिए जल्दी। तो अभी फिलहाल हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन में एच और आर की वैल्यू मेंशन होती जा,
तब हम यहाँ पुट करके डिसाइड कर लेते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आने वाला है कि नेगेटिव में आने वाला है। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना या फिर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। बस हम इतना कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ इतना। बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम क्लेम नहीं करेंगे, हम बस चेंजिंग वर्ड यूज करेंगे। पता नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुमको समझ में आया भी कि नहीं। पिछली बार कंफर्म था, ये देखो इधर देखो, पिछली बार कंफर्म था ये चीज पॉजिटिव ही होगा। अरे यार, तो इसीलिए मैंने क्लेम कर दिया था इंक्रीजिंग है। इसके पिछले बार भी कंफर्म था कि ये चीज पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मैंने क्लेम कर दिया था इंक्रीजिंग। लेकिन अब की बार मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं, तो हमारा आंसर बस उतना ही सा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि इस आर को पहले लिख लो और 2h को बाद में लिख लो, देन इट विल बिकम 5 पाई आर और r माइनस कितना 2h। क्लियर है? चलिए ठीक है। कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अच्छा हाँ, गिवन इन द ग्राफ, उसका इक्वेशन लिखना है आपको। लिख सकते हो? है कितने लोगों ने लिखा है उसका इक्वेशन? हो गया? लिख लिए हो? लिख लिए हो? अच्छा ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और मैंने क्या कहा है? स्ट्रेट लाइन सुनते ही बस एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए, y बराबर mx प्लस सी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो बाबू हमको स्लोप पता करना है और c पता करना है। c इज द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द y एक्सिस। तो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमको चाहिए, ये पॉइंट नहीं दिया है, दिया है ये वाला पॉइंट। अब बताओ तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा भाई? वो पॉइंट कैसे मिलेगा? क्या करेंगे? अरे सुनो यार, ये 45 है तो कन्फर्म है ये भी कितना होगा? एकदम कन्फर्म है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब यार ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने के साइड्स भी, तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना है? 4 है, तो कन्फर्म है यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा? 4 ही होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे आप वो जो tan बोल रहे थे, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस करते हैं तो वहां से भी 4 ही आता। लेकिन ये समझ में आया? तो एक चीज तो हम निकाल चुके हैं, सी निकाल चुके हैं। वो कितना है बताइए? सी कितना है? 4 है। अब हमको स्लोप निकालना है। हमने पढ़ा है स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अब आप बताइए ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये कौन चिल्लाया अभी? तुम है? खड़े हो जाओ। तुम है? ये नहीं है? कौन चिल्लाया है? हैं? तुम है? तुम है? स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। स्लोप का डेफिनेशन ही था tan थीटा, जिसमें थीटा कौन सा एंगल होता है? एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ छोटा वाला एंगल। तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला लाइन 45 डिग्री ना बना रहा है, तो स्लोप लिखेंगे हम लोग tan कितना? 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री कितना होता है? बोलो जल्दी। tan 45 डिग्री होता है 1। सही है, तो हो गया, 1 आ गया। अब बस c की जगह पुट कर दीजिए 4, m की जगह पुट कर दीजिए, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस कितना? 4। y बराबर x प्लस क्या? 4 आ जाएगा। यकीन ना हो तो आप इसका ग्राफ बना के देख लीजिएगा, वो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अरे हो गया ना? चलो ठीक है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू, s इज इक्वल्स टू क्या? 2t स्क्वायर माइनस, मैं समझा नहीं, कहाँ 4 छूट गया? 3 के बाद 4 आ गया है? ओहो हो, तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं वो क्वेश्चन क्या है? लाइएगा जल्दी। अच्छा मैं समझ गया। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है
y इज इक्वल टू कितना है, रूट एक्स है, और आपको फाइंड करना है क्या बताइए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ डबल डिफरेंशिएशन। तो कुछ नहीं है, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, इधर देखो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाबू सबसे पहले dy बाई डी एक्स किया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन तो रटा हुआ है हमने, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो डायरेक्ट लिख लीजिए 1 अपॉन कितना, 2 रूट एक्स। अब हमको ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, का मतलब हुआ हमको इस चीज को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले उसको तो अच्छे फॉर्म में लेके आइए 1/2, और इसको क्या हम लोग x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलिए इसको ऊपर ले जाइए, तो 1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, एंड इट विल बिकम x टू दी पावर -1/2। देखिए यहाँ किया क्या गया है, तो पहले रूट को हटा के पावर 1/2 लिखा गया है, फिर इसको ऊपर ले जाया गया है, अरे बोलो, और ऊपर ले जाओगे तो पावर कितना हो जाएगा, -1/2। हाँ, अब 1/2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और डिफरेंशिएशन का तरीका होता है कि पावर नीचे आता है, माने मल्टीप्लाई होता है आके, तो -1/2 आके मल्टीप्लाई होगा, और पावर में से 1 को माइनस कर दिया जाता है, मिला जुला के ये -1 और ये -3/2 हो जाएगा, हो गया। हाँ, इसमें भी अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ऊपर से नीचे लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4 x टू दी पावर 3/2, क्योंकि जब ये ऊपर था तो इसका पावर नेगेटिव था, जब ये नीचे जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और हो गया। अब यहाँ तक चाहो तो छोड़ सकते हो, हाँ तुमको मन करे तो और भी कुछ कर सकते हो, है कि नहीं। 4x³ का पावर 1/2, अब पावर 1/2 को हम लोग चाहें तो रूट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4, और ये हो जाएगा √x³, यहाँ तक भी लेके आके छोड़ सकते हो। तो डिफरेंशिएशन तो यही हो गया था, इसके आगे तो मैंने हम लोग खाली इसका मेकअप कर रहे थे ना जी। मान लीजिए कि इधर हमने लिपस्टिक लगा दिया, इधर घूंघट लगा दिया ना, तो यहाँ तक भी छोड़ देते सही था, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बोलिए ना, ये क्या, सुनना पने क्या देगा आगे चल के, तो इसके लिए हमको ये सारे स्टेप्स भी तो आने चाहिए, ठीक, इसको दोबारा समझना है। अरे हमको 2 बार ना डिफरेंशिएट करना था, एक बार का डिफरेंशिएशन तो हमको याद था कि √x का 1/2 √x होता है, लेकिन इसमें थोड़ा तामझाम पड़ गया, पहले तो रूट को 1/2 फिर ऊपर ले जाओ, फिर उसको छाप दो, पावर को नीचे लाओ, पावर में से 1 माइनस करो, फिर ये सब करो, ठीक है, हो जाना चाहिए। हाँ, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s इज इक्वल टू 2t² - 6t और प्लस कितना, ये 40 कहाँ दे दिया है, ये सिर्फ 4 होगा, ठीक है, सुधार कर लेना, तुम लोग t लेके बनाया होगा, तो आंसर नहीं आ रहा होगा ना, तो कोई है जिसने t छोड़ के बनाया है, ये कॉमन सेंस वाली बात है रे पागल। अगर ये सही में t होता तो -60 या +4t, -2t नहीं लिखा जाता यहाँ, तो गलती से t आ गया है, t को हटा लो, +4 ही सिर्फ लिख दो। कहता है कि ये जो t है वो सेकंड में है, तो जाहिर सी बात है t टाइम है, और ये जो s है वो मीटर में है, तो s पोजीशन है, तो पोजीशन मीटर में ही ना होता है कि फलाना चीज 10 मीटर पे है कि 50 मीटर पे है कि कहाँ है। कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड, और हिंट दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है ds/dt, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। तो पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको dv/dt ना करना है, तो v पता रहेगा, अरे यार v पता रहेगा तब ना उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो v कैसे पता चलेगा, तो s को डिफरेंशिएट करके पता चले, तो पहले वेलोसिटी निकालिए, विच इज नथिंग बट ds/dt, यानी इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये पावर नीचे आएगा और ये हो जाएगा 4t, यही ना होगा,
पावर में से 1 माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस कितना, सेक, समझ रहे हो, माइनस कितना बताओ, 6 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस हो जाएगा 6 और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई, यानी इस चीज को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर लो। तो जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 4 ही ना होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड इसमें। तो 1 सेकंड पे भी यही एक्सेलरेशन होगा, 2 सेकंड पे भी वही होगा, 4 सेकंड पे भी यही होगा, क्योंकि कांस्टेंट ना है। 75 सेकंड पे भी यही होगा। तो सही आंसर क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अरे बोलिए ना। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ कहीं क्यूब होता, नहीं समझे, तो यहाँ कुछ स्क्वायर टाइप का आता, स्क्वायर टाइप का आता तो इसके पास भी टी होता, तब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता। लेकिन अभी नहीं कर रहा है, तो वो 4 सेकंड पूछे चाहे 50 सेकंड 75 सेकंड पूछे, आंसर कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ था आप लोगों से, हैं? क्या? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम कह रहे हो कि सर वहां 4t भी होता तभी आ जाता है। कहे कि सर तब होता क्या, ये तो -2t होता है, तो अगले टर्म में ये -2 हो जाता है और अगले में वो खत्म हो जाता है। वो मैं समझ गया, लेकिन अपना कुछ कॉमन सेंस भी तो है, हमको साइकोलॉजी भी तो देखना है। कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? हैं? तबीयत ठीक है, लेकिन इतना तुम खुश काहे दिख रहा है? कहीं आप लोग भी तो वही नहीं ना सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? ठीक, ठीक, आगे बढ़। हाँ, ये कहता है, चलो देखो, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास कितना, 2 kg। बाबू एक पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है कितना, अरे मास कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है, और उसकी स्पीड इज चेंजिंग, या यूं कहें कि इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लीजिए इसकी स्पीड अगर भी है, तो आपको dv बाई dt दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक कमाल की बात बताऊं, शांत रहो, dv बाई dt एक्चुअली होता क्या है, एक्सेलरेशन ना होता है जा, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ना होता, तो इसीलिए दिया हुआ है। ये तुमको एक्चुअली क्या दिया हुआ है पता है, ये एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है। कहां नीचे देख रहा है? बोलो ना। कह रहा है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को अगर v से डिनोट करते हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना जी। ठीक है, और वैसे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहो चाहे वेलोसिटी कहो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं, के से, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बताना है कि कितना होगा और कब बताना है, एट स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड में बताना है कि जिस समय उस पार्टिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, उस समय बताइए काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस रेट से हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमको काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच का रिलेशन तो पता होना चाहिए ना। और ये तो बच्चों हमने बचपन में ही पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अरे बोलो ना, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? अरे ये तो कम से कम समझ में आया होगा ना कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अब बताओ हमको करना क्या होगा इसमें। हमको dv बाई dt दिया है, हमको dk बाई dt पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। अरे बोलो,
तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो k का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dk बाई हाफ और m कांस्टेंट है पार्टिसिपेट, और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 2v इंटू dv बाई dt होगा। पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, 2v तो हो जाएगा। लेकिन जब अंदर जाओगे v मिला, v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना? तुम ऊपर कहां देख रहा है? ऐसा होगा? अभी क्या करें इसमें? अब हम सारा वैल्यू पुट करें तो बताओ, हाफ हाफ, हाफ की जगह हाफ है, m की जगह कितना है? तो 2 है। वो केजी फेजी छोड़ दो, लास्ट में सीधा हम लोग लिख देंगे जूल पर सेकेंड। का है जूल पर सेकेंड? का है? क्योंकि ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जूल, और नीचे टाइम है, टाइम के लिए। तो बीच में कहीं यूनिट मत लिखो, सीधे लास्ट में लिखना जूल पर सेकेंड। अच्छा चलो बताओ, ये वाला 2, अच्छा रुको ना 1 मिनट, ये 2 से 2 कट नहीं गया है? हाँ तो बताता तुम लोग कहीं नहीं है। तो m की जगह बताओ क्या लिखें? 2 लिखे। v की जगह क्या लिखें? 10 लिखे। क्वेश्चन ने कहा है कि जिस समय v 10 है उस समय बताइए, और dv बाई dt कितना है? 5 है, और आंसर हमारा किस में आएगा? जूल पर सेकंड में आएगा। तो बताइए dk बाई dt कितना होगा? क्या बोलते हो? 50 आ रहा है ये, 100 जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड। ये पॉजिटिव आया है, तो अब हम क्लेम कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकंड। हर सेकंड वो 100 जूल बढ़ जाएगा। क्या बोलते हो? चलो ठीक है। तो ये कितने लोगों से हो गया था? कर लिए थे आप लोग? चलिए ठीक है, गुड। चलिए ये क्या है? इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 फ्रॉम 0 टू 1। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से, और 4 का इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स होगा। बहुत बढ़िया, 4x होगा। अब नहीं नहीं नहीं, इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिमिट न है, तो इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्या किया जाए? काट दिया जाए। तो ना आदमी एक कसाई है रे, हर चीज में काट दिया जाए। अरे कौन सा सावन का ख्याल रखो कि सावन चल रहा है। क्या किया जाए? इसको ब्रैकेट में डाला जाए ना, और नीचे वाला लिमिट नीचे और ऊपर वाला लिमिट ऊपर। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, अब काट दिया जाए। अरे लेकिन ठीक हो गया। अब क्या किया जाए? जहां जहां x है उसकी जगह पे 1, फिर माइनस, और जहां जहां x है उसकी जगह पे 0। क्या बात है, वेरी गुड। तो बताओ बाबू, बताओ, यहां 1 रखोगे तो 1 का क्यूब, आप प्लस 4 इंटू, फिर माइनस का साइन देखें, 0 का क्यूब प्लस 4 इंटू क्या? तो ये तो सब तो 0 ना हो गया, तो जो भी आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? तो ये तो कम से कम आया होगा ना तुम लोग का, ट्राई किया ना तुम लोग? चलो ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग। पहले तो इंटीग्रेट किया जाए। बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होगा ना जी। अरे बोलो ना। उसके बाद बताओ प्लस है तो प्लस, या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। बढ़िया है। तो ये रहा साइन है, और देखिए तब इधर 0 से लेके पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या? पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये याद है ना? इसका मतलब हुआ है कि एक बार जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे रखेंगे 90 डिग्री। अरे ये पाई बाई 2 कुछ और नहीं है, 90 डिग्री लिखा है। अब फिर माइनस का साइन देके लिखेंगे 0। तो पहले हो जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस साइन कितना? 90 डिग्री। माइनस का साइन देके, अच्छा तब मैंने, रुको 1 मिनट, देखो 0 0 0 नहीं हो जाएगा। हम 0 0 डाल देंगे, 0 नहीं हो जाएगा। तो ऐसा थोड़े होगा।
यहाँ 0 0 डालोगे सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से, ना तो कभी कभी होता है ढेर होशियार आदमी को 3 जगह लग जाता है। साइन 0, सुनो 1 मिनट, तुम बताओ cos 90 कितना होता है? cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ये चीज हो गया 0। साइन 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन साइन 90 बैक सॉरी फिर से सुनो, साइन 0 डिग्री 0 होता है, लेकिन साइन 90 1 होता है। तो हम यहाँ 1 ना लिखेंगे, चलिए माइनस का साइन देंगे, अब फिर माइनस। cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 कितना होता है? cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, हाँ, और प्लस साइन 0 तो 0। आप समझ रहे हैं ना? चलिए बताइए आंसर कितना है? तो यहाँ से तो 1 मिला है, माइनस माइनस नहीं, चिल्लाइए नहीं, ऐसे मत करिए, हमको नहीं लगना चाहिए कि बदतमीजी हो रहा है। माइनस माइनस मिल के क्या होगा? प्लस होगा, 1 होगा, और आंसर कितना आएगा? तो ये ईमानदारी से बताओ कितने लोग आ गया था ये? चलो ठीक है, वेरी गुड, हाथ गिराइए। ये खत्म हो गया क्या? ये आखिरी है? अच्छा ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि थीटा जो है वो दिख रहा होगा फोटो में, फोटो में सबका साइड लेंथ भी आपको दिख रहा होगा। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ इसमें, इस केस में cos थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, tan थीटा कितना है, ये सब आपको बताना है। ऑप्शन, हाँ तो वही ना बताना है कि कौन सा होगा, उसमें कौन सा होगा। तुम इसमें साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा ढूंढ ले रहे हो, तुम ढूंढ ले रहे हो। कैसे ढूंढ ले रहे हो? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा हम उस ट्रायंगल में ढूंढ पाते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसमें हम ढूंढते हैं। इसमें तुमको कोई एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या? बोलो, ऐसे में तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे ढूंढेंगे? तो सुनिए ना, शांत रहो बाबू, एकदम शांत हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, इधर देखो। मैं कह रहा हूं कि आपने ट्रायंगल्स के लिए साइन रूल और कोसाइन रूल नाम का कुछ पढ़ा है? क्या लग रहा है यहाँ क्या अप्लाई करना ठीक रहेगा? हमको तो लग रहा है कोसाइन रूल अप्लाई करना ठीक रहेगा। एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर, ओ माय गॉड, याद है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चलिए वही हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं कहीं यहाँ से कुछ हमको मिल जाए। तो बताओ सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इंटू लिखा हुआ है ना, ये सही लिखे है ना? हाँ, 2 इंटू ए इंटू क्या, और कॉस कितना? थीटा बाबू, कॉस थीटा। अब तुम बताओ, ये तो कट जाएगा ना सीधा, इधर 0 आ गया, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस, पता नहीं हमको कहीं लग रहा है कि ये 24 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा। इसको इधर बुला लाइए, तो 24 कॉस थीटा बराबर 16, यानी कॉस थीटा बराबर 16/24, और 16/24 का मतलब 2/3। तो कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों? 2/3 आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? यही नंबर ऑप्शन है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, हेलो, अभी रुक जाइए, अभी हमको साइन और टेन भी तो ढूंढना है। हो सकता है कहीं साइन थीटा ये आ जाए, चाहे टेन थीटा वो आ जाए, ये कैसे ढूंढेंगे ये बताओ? ये तो 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा। कैसे ढूंढेंगे तुम बताओ? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ, क्या? राहुल। राहुल आप बताएं कि अगर हमको cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो हम कैसे साइन थीटा चाहे टेन थीटा ये सब निकाल सकते हैं? शायद राहुल ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर ये cos थीटा है ना,
तुम बताना कि तुम यही कहना चाह रहे थे कि नहीं। अगर ये cos थीटा है तो सर कहीं ना कहीं ये बेस होगा और ये होगा हाइपोटेनस। तो सर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, उसमें बेस को बना लीजिए सर 2 और हाइपोटेनस को बना लीजिए 3, और तब यही ना थीटा होगा। तब ना बोला जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस का मतलब 2/3। और सर फिर आप यहां से निकाल लीजिए परपेंडिकुलर, और सर परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। यही ना बोल रहे थे तुम है? हाँ, तब यही बोलना चाह रहा था, पाइथागोरस थ्योरम। चलो बैठ जा, पाइथागोरस थ्योरम सर लगाइए, एंड पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अरे ये सब आता है ना, तो बताओ ना, 9 3 का स्क्वायर कितना, 9 माइनस 4, ये क्या अंडर रूट 5 है। और सर अब आप यहाँ से साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉट हो, कॉसेक हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। सर को बताइए क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मींस रूट अंडर 5/3। क्या साइन थीटा रूट अंडर 5/3 है? देख लीजिए तो दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए सर को टेन थीटा भी तो निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है कौन, अंडर रूट 5 है, अब बेस कितना है 2 है, तो रूट अंडर 5/2 है। तो इसके 3 ऑप्शन सही है, ए बी और सी, ए बी और सी 3 ऑप्शन सही है। क्या बाबू, तीनों ऑप्शन में सही है? हाँ, मल्टीपल करेक्ट भी क्वेश्चन मिलता है। मल्टीपल करेक्ट हालांकि सिर्फ आईआईटी एडवांस में ही पूछा जाता है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने वाला केस कहाँ आता है, आईआईटी एडवांस में। अदरवाइज नीट में और जेई मेन में जो है सिर्फ सिंगल करेक्ट ही होता है। तो अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन अगर इसको हमको बनाना होता ना, तो मैं एक चौथा ऑप्शन दे देता, ऑल ऑफ दीज। जा हो गया, तब ये सही हो जाता है, ऑल ऑफ दीज हो जाता। तो ये क्लियर है? ठीक है, आप लोग सही में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, संडे को नाक नहीं ना कटवाना है। हाँ, एकदम 100 में 100 लेके आना है, क्योंकि ये मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि सारा क्वेश्चन एकदम डीपीपी में जितने क्वेश्चन हैं उन्हीं के बेसिस पे होगा। बस यही होगा कि शांत रहो, यही होगा कि यहाँ 3 है 3 है 4 है, तो मैं टेस्ट में दूंगा तो मैं यहाँ 4 4 और यहाँ 3 दे दूंगा। अरे बोलो जल्दी, तब आपको बताना होगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकिए।